आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 5, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बातों से शोभा को पहचान कर स्नेह शंकर, उनके पुत्र और पुत्रवधू ने गृह की कली में उसे सौरभ की तरह छिपा रखा। शतपथ वाहिनी शतद्र जैसे पर्वत पिता के वक्ष स्थल में मूलवास अंतर्हित कर रही। जो जनरव फैला था, इस परिवार को परिचय के दूसरे ही दिन मालूम हुआ, और तत्वज्ञ दार्शनिक पुरातत्ववेत्ता स्नेह शंकर को शोभा के सत्य के साथ जनता के सत्य का एक दृष्ट प्रमाण मिला। अच्छी हो, स्नान समाप्त कर, बाल खोले, दिन में शिशिर की स्नात ज्योत्सना रात सी स्निग्ध, शुभ्र वसना, सुकेशा शोभा उदार, अपलक दृष्टि से न जाने क्या मन ही मन देख रही थी। किसी दूरतर लक्ष्य की ओर क्षिप्त दृष्टि। ऐसे समय एक बार फिर इस गायत्री को, विद्या ही सी चमकती, जल जड़ से उभड़कर आई चिन्मय मूर्ति को सस्नेह स्नेह शंकर ने देखा। मुख की प्रभा तथा सघन केशों के अंधकार में दिन और रात का दिव्यार्थ रूपक याद कर साहस कहा, हल्का है ये। सावित्री खड़ी थी। पिता की कविता सुन मुस्कुराकर पूछा, हल्का क्या पिता? इसका नाम है, यही नाम लोगों से बतलाना, और जैसा अब तक कहा है, मेरी बहन है, खूब याद रखना, भूलना मत। हाँ ठीक है। नारियल की जल की तरह प्रसन्न विश्वामित्र के वर से मनुष्य रूप विद्या और बुद्धि के कठोर आवरण के भीतर छिपा दिया गया। स्नेह का ऐसा प्रगाढ़ लेप होता है कि जीव को तृप्ति मिलने के कारण जीवन दुखप्रद भार सा नहीं मालूम होता, बल्कि इस मायिक बंधन में कायिक अनुकूल पा प्रतिमा प्रसन्न चमकती है। अलका पितृपक्ष के दृश्य अपनी ही आंखों अनादिकाल में अवसित होते देख चुकी थी। उसके चिर स्नेह के अभ्यस्त आश्रय पिता माता को एक अलक्ष्य शक्ति ने मूर्तियों से पुनश्च अणु परमाणुओं में चूर्ण कर दिया था। अब दूसरे शक्ति चक्र से घूर्णित विशेष कष्टों के बाद एक दूसरा स्नेहमय मधुर माया संसार संगठित हो गया है। उसे पूर्वार्जित नष्ट स्नेह प्रतिमाओं का दुख तो है, पर संतप्त हृदय को अनेक प्रकार से स्नेह समीर भी स्पर्श कर ताप हर जाती है। इसका भी सुख उसे मिलता है। सावित्री एक ऐसी बहन उसे मिली जैसी पिता के गृह में दूसरी न थी। बंबई से तार का जवाब आया है, उसका पति अब वहां नहीं, बहुत संभव वो घर गया हो। उसके दूसरे धर्म पिता स्नेहशंकर अपनी पूरी शक्ति से उसके हितों को देखते हैं। बंबई में उनके मित्र और विशेषता से उसके पति का पता लगा रहे हैं। अलका इन्हीं भावनाओं की मूर्ति बनी खड़ी थी। इनकी ससुराल का कुछ पता मिला पिता? सावित्री ने साग्रह पूछा। हाँ, जो हाल पिता के ग्रह का, वही ससुर ग्रह का भी। स्नेहशंकर जी स्तब्ध बैठे रहे। तो क्या? हाँ, कोई नहीं। विजय के पिता माता भाई सभी स्वर्ग सिधार गए। विजय है, पर पता नहीं चल रहा। अलका को मानसिक बहुत ही दुख है, पर निरूपाय दुखों को सहना ही पड़ता है। हम लोग परसों लखनऊ चलेंगे, वहां इसका जी कुछ बहल सकता है। हमने ससुराल का हाल छिपा रखना अनुचित समझा। अभी इसे कष्ट है, पर जब हमें भी अपने परिवार तथा स्नेह में सम्मिलित समझेगी, तब ऐसा मनोभाव न रहेगा। इसी भारत में आश्रयहीन बालिका और तरुणी विधवाएं भी हैं। उन्हें खाने को नहीं मिलता। भूख के कारण विधर्म को भी उन्हें ग्रहण करना पड़ता है। चिर संचित सतीत्व धन से भी हाथ धोती हैं। इस घोर सामाजिक अंधकार में
पथ परिचय का बहुत कुछ प्रकाश पा अलका को कदापि खिन्न नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं आगे ये खेद न रहेगा। ज्ञान की शांति में दुख की सब ज्वाला बुझ जाएगी। वो अपनी बहनों के लिए प्रदर्शिका होकर बहुत कुछ कर सकती है। क्यों अलका? जैसी आपकी आज्ञा। नत करुण नयना अलका ने धीमे स्वरों में कहा। भय क्या बेटी, दुख मनुष्य ही झेलते हैं। तू महाशक्ति है। जितना परिचय शक्ति का तूने दिया उससे अधिक की मृत्यु के सामने भी जरूरत नहीं। भरोसा रख। सदा समझ, भारत की दुखी विधवाएं महिलाएं तुझे चाहती हैं। अब तेरी उचित शिक्षा का प्रबंध करना है। तू देखेगी किसी तरह की भी आशा से, उसकी पूर्ति से भी हृदय को ज्ञान प्राप्ति के बिना इतना आनंद नहीं मिलता। अलका पितृ चरणों पर कोमल नत दृष्टि खड़ी रही। सावित्री ने लौंग लाकर दी। ये कौन है जानती है? अलका ने प्रश्न की पद्म दृष्टि से देखा। मुझे क्या, अपने चिरंजीव पुत्र रत्न को कहिए। बहारने की जरूरत पे मैं खुद झाड़ू लगा लेती हूं। उन्हें नहीं पकड़ती गनीमत कहिए। चपल चितवन पिता को देखती हुई प्रखर सावित्री कह गई। अलका नहीं समझी, ऐसी निगाह से पिता को देखा। समय आने पर सावित्री खुद तुझे समझा देगी, अभी नहीं। इतना कहना जाने कितनी दूर चिरकांक्षित चिराभ्यस्त यत्न कल्पित ज्योतिर्मय लोक में स्नेह शंकर जी दृष्टि बांध कर रह गए। सावित्री पिता के मनोभावों से परिचित थी। एक अर्थ आप ही सोचकर मुस्कुराती रही। देश तैयार नहीं, स्नेह शंकर जी ने सचिंत शांतिपूर्वक कहा। जी। सावित्री ने आंखें झुका लीं। कार्यकर्ता जो कुछ भी प्रभात के विरल तारों से देख पड़ते हैं, यूरोप के मरुस्थल की ओर बढ़ रहे हैं और उद्देश्य जल का लिए हुए, पर नहीं समझते ये एक दूसरे की प्राकृत ज्वाला से जला हुआ प्रकृति की नकल है। यहां के नखलिस्तान के केलों के जल से तमाम देश की प्यास न बुझेगी। जी। इसीलिए लोगों को समृद्ध करने के उपाय छोड़कर स्वयं प्रसिद्ध होने को तत्पर होते हैं। इस तरह जिस समूह को वे स्वतंत्र करना चाहते हैं उसे ही अपनी आज्ञाओं का अनुवर्ती गुलाम करने के फेर में पड़ जाते हैं। इससे बड़ा मनुष्य मस्तिष्क का दूसरा अपकार नहीं। आपके क्या विचार हैं? जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे पति के साथ किया, जनाभाव के कारण अपनी भावनाओं का अनुरूप विस्तार नहीं कर सका, पर इच्छा है। साहित्य में इसीलिए इन विचारों की पुष्टि करता हूं। यदि किसी प्रबल शिला के कारण प्रवाह का पथ रोध हो रहा हो तो शिला के हटाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रवाह स्वयं स्वतंत्र है। वह अपनी गति निश्चित निर्धारित करता हुआ ठीक अतल अपार समुद्र से मिलेगा। रास्ते में नदी नदों का सहयोग भी उसे आप प्राप्त होगा। पर जो प्रवाह शोण के साथ सहयोग कर बंगोपसागर से मिलना चाहता है उसे अरब समुद्र में गिराने का प्रयत्न केवल कारीगरी की प्रशस्ति प्राप्ति के लिए है। ये उसकी सुविधा न की गई। आपका मतलब मैं नहीं समझी। एकाग्र हो सावित्री पिता की ओर देखने लगी। बात यह है कि देश की स्वतंत्रता एक मिश्र विषय है। वो केवल राजनीतिक प्रगति नहीं। मान लो एक मशीन बनाने की जरूरत हुई तो कानून का जानकार क्या कर सकता है? मनुष्य के जीवन को एक साधारण से साधारण गृहस्थ को जैसे निर्वाह के लिए आवश्यक छोटी मोटी सभी बातों का ज्ञान रखना पड़ता है। वो खेती का हाल भी जानता है, बागबानी भी जानता है, कुछ कलपुर्जों का भी ज्ञान रखता है, पशुपालन से भी परिचित है और सीना पिरोना, पाकशास्त्र, वैद्यक, शिशु रक्षा, पत्र लेखन, पुस्तक पाठ, साहित्य, दर्शन, समाज और राजनीति के भी यथावश्यक कानून जानता है। और इस प्रकार एक मिश्र ज्ञान उसकी व्यावहारिक गृह स्वतंत्रता का अवलंब है। वैसे ही देश की व्यापक स्वतंत्रता को सब तरफ की पुष्टि चाहिए। जब तक सब अंगों से समान पूर्णता नहीं होती तब तक स्वतंत्र शरीर संगठित नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो कानून के बल पर राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की जा रही है। संवाद पत्रों में कानून के जानकारों का विज्ञापन होता है। वे ही देश के सर्वोत्तम मनुष्य हैं। उन्हीं की आज्ञा शिरोधार्य है। पिता, पर उनमें कैसे कैसे त्यागी नर रत्न हैं। मैं अस्वीकार तो करता नहीं, पर क्या दूसरी तरफ भी ऐसे ही त्यागी और संयत मनुष्य नहीं?
क्या देश उनकी भी वैसी ही इज्जत करता है? सावित्री, नहीं करता। इसका वही कारण है। ये मेरी अपनी बुद्धि, अपने विचार हैं। स्वतंत्रता के नाम से देश घोर परतंत्र है। संवाद पत्र एक दल विशेष, व्यक्ति विशेष की नीति के प्रचारक हैं। वे इस तरह अपने पत्र का भी प्रचार करते हैं जिसे अभ्युदयशील, जनता में आकर्षक, लोकप्रिय समझते हैं, बराबर उसी का प्रचार करते रहते हैं। जनता बड़ी असमर्थ होती है सावित्री। वो मनुष्य को बिना स्याह दाग का ईश्वर भी समझ लेती है, जो कमजोर को और भी कमजोर, परावलंबी बना देता है। संवाद पत्रों में स्वतंत्रता का व्यवसाय होता है। संपादक ऐसी स्वाधीनता के ढोल हैं जो केवल बजते हैं, बोल के अर्थ, ताल, गति नहीं जानते। अर्थात उनके भीतर वैसे ही पोल भी है। वे दूसरों के हाथों की थपकियों से मधुर बोलते हैं। जनता वाह वाह करती है और बजाने वाले देवता को पुष्पमाला लेकर यथाभ्यास, जैसा सुझाया गया, पूजने को दौड़ती है। ये स्वतंत्रता का परिणाम नहीं। पर नेता को सभी सम्मान देते हैं। नेता? नेता कौन है? मनुष्य। एक मनुष्य सब विषयों की पूर्णता पा सकता है ना? इसीलिए नेता मनुष्य नहीं, सभी विषयों की संकलित ज्ञान राशि का भाव नेता है। इसीलिए किसी भी तरफ का भरा पूरा मनुष्य दूसरे किसी भी तरफ के बड़े मनुष्य की बराबरी कर सकता है। पर देश में ये बात नहीं हो रही। यही मैं कह रहा था। एक को पैतृक संपत्ति मिली, पिता जज थे, पूर्ण शिक्षा भी मिली, क्योंकि अब रुपए से शिक्षा का ताल्लुक है। वो इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका आदि देशों से शिक्षोत्कीर्ण पदवियों के हीरा का हार पहनकर स्वदेश लौटे। बैरिस्टर हुए, 2 करोड़ रुपया अर्जित किया, अंत में 10 लाख देश को दान कर दिया। कोने कोने तक नाम फैल गया। पत्र यशुगान करने लगे। वो देश के नेता हो गए। एक दूसरे को केवल बैल, हल और मूसल पैतृक चल संपत्ति मिली और शिकमी जोत सिर्फ 10 बीघे जमीन। वो हल और माची कंधे पर लाद कर एक पहर रात रहते, खेतों में जाता, शाम तक जोतता, दोपहर वहीं नहाकर भोजन करता, घंटे भर छाह में बैल चारा खाते, तब तक अपनी प्रिया से खेती की बातचीत करता, शाम को काम कर घर लौटता है। एड़ी चोटी का पसीना एक करके मुश्किल से भरपेट खाने को पाता है, लगान चुकाता है, भिक्षुक को भीख देता और फसल न होने पर जमींदार के कोड़े सहता है। कभी कभी उन्हीं की कृपा से कचहरी जा बैरिस्टर साहब को भी कुछ दे आता है। जमींदार, पुलिस, कचहरी, समाज, सभी जगह वो नीच अधम मनुष्य की पदवी से रहित ठोकरें खाने वाला है। कोई देख न ले और रोने का मतलब और न सोचे, इसीलिए खुलकर नहीं रोता। एकांत में ईश्वर को पुकार शून्य देख दुख के आंसू पीकर रह जाता है। तमाम उम्र इसने ऐसे ही पार की। छोटी सी सीमा के बाहर कोई इसे नहीं पहचानता। सदा इसके सिर पर समाज, राजनीति, धर्म और मनुष्य रूप राक्षसों से मिले दुखों का पहाड़ रखा हुआ है। ये इसे अपने ही कर्मों का फल समझ किसी को भी इसके लिए न कोसकर चुपचाप ढोता चला जा रहा है। इन दोनों में कौन बड़ा है सावित्री? यही किसान। ये क्या चाहता है सावित्री? ये क्या चाहता है पिता? झरझर आंसुओं का अनर्गल प्रवाह सानुभाव विद्वान पंडित प्रवर की आंखों से बहने लगा। ओश से आकाश के रोने के साथ साथ उसके स्नेहाछंद की पत्रिका अलका भी रोने लगी। सावित्री ने रात की ही तरह पलकें मूंद ली। ये दृश्य न देखा। संभल कर स्नेह शंकर जी ने कहा, चाहते और क्या है? न्याय, इस दुख से मुक्ति। इसलिए जो लोग वास्तव में क्षेत्र से उतरकर देश के लिए कार्य करते हैं, वे यदि इन किसानों की शिक्षा के लिए सोचें, हर जिले के आदमी अपने ही जिले में जितने हों उतने केंद्र कर, अर्थात उतने गांवों में इन किसानों को केवल प्रारंभिक शिक्षा भी दे दे, तो उनके जेलवास से ज्यादा उपकार हो और ये शिक्षा की सच्चाई सहृदयों की यथेष्ट संख्या वृद्धि कर दे। फिर वे भी इस कार्य में कार्यकर्ताओं की मदद करें। किसी प्रकार का सुधार पहले मस्तिष्क में होता है। जहां मस्तिष्क ही न हो वहां नेता की आवाज का क्या असर हो सकता है? समझदार कभी भी समझ नहीं छोड़ता। ठीक ठीक काम तभी होता है। मनुष्य रूप में जिनकी पशुओं की संज्ञा अज्ञान के कारण हो रही है, वे किसी विषय को अच्छी तरह जाने बिना ग्रहण नहीं कर सकते। कठिन समय आने पर उसे छोड़ देंगे। लोग इस मनोभाव को न छोड़ें।
इसीलिए तो नेता अनेक दुख कष्ट झेलते तपस्या करते हैं। मैं विरोध नहीं करता, पर जैसा पहले उस किसान के लिए कहा है वैसा ही फिर कहता हूं। शक्ति की दृश्य क्रिया से अदृश्य क्रिया में और भी कष्ट मिलते हैं। तुम ये न सोचो कि जो मनुष्य 10-20 वर्षों तक एकनिष्ठ हो किसानों की दी रोटियां खाकर उनके बच्चों को पढ़ाएगा, उसे किसी जेलवासी से कम दुख उठाने पड़ेंगे। शक्ति के संयम में जितना दुख जितनी साधना है, उतना दुख उतनी साधना बेमेल शक्तियों की प्रतिक्रिया में नहीं। गीता में यही उपदेश है। ब्राह्मण इसलिए क्षत्रिय से बड़ा है। जेल क्या बाहर नहीं, सरकारी जेलों की दृश्य दीवारों के बाहर ईश्वरीय जेलों के कैदी कम तकलीफ उठाते हैं। ऊंचे विचारों से वायु और आकाश की दीवारें और मजबूत और दुखप्रद हैं। फिर एक ही पारतंत्र की दीवार जेल के भीतर भी है और बाहर भी। अर्जुन सशस्त्र है, प्रतिघात करते मार का जवाब मार से देते हैं। कृष्ण निरस्त्र हैं, हाथ में घोड़ों की लगाम, लक्ष्य सदा मार्ग पर, शरीर का बिल्कुल ज्ञान नहीं। पर दुख कौन ज्यादा उठाता है? संयम किसमें अधिक है? उत्तरदायित्व किसका बड़ा है? उद्धार के लिए वही रुख अच्छा होता है जहां रुकावट न हो। रस्साकशी में अंततः एक पक्ष दूसरे को खींच लेता है, पर जब तक एक पक्ष की शक्ति समाप्त नहीं हो जाती, खींचने वाले कितना हैरान होते हैं। देश की राजनीति की अभी ऐसी दशा नहीं कि बराबर का जोड़ हो, इसलिए सुधार की ही तरह सुधार करना चाहिए, नहीं तो हार अवश्य होगी। नेताओं के साथ अधिक संख्या में जनता सहयोग न करेगी। अपने अंगों में जो कमजोरियां हैं उन्हें दूर कर किला मजबूत करने के काम में लगने पर किले पर गोलाबारी होने की कोई शंका नहीं। परंतु साधना, कष्ट और महत्व भी जेल सेवा से कम नहीं। जेल में व्यर्थ जीवन व्यतीत होता है। जनता मुंह फैलाए संवाद पत्रों में स्वतंत्रता की राह देखती है। अंबिका दत्त किसान लड़कों को पढ़ाने अपनी ही तैयार कराई पास की पाठशाला गए थे। घर लौटे। गांव का तमाम काम, शिक्षा, गोपालन, कृषि, वस्त्र निर्माण आदि इन्हीं के सिपुर्द हैं। कुछ और सिखाए हुए कार्यकर्ता हैं जो वहीं रहते हैं। कभी कभी पंडित स्नेह शंकर जी भी देखते हैं, पर इनका अधिक समय पुस्तक प्रणयन में पार होता है। पीछे पीछे भोला चमार कुछ मूलियां व्यवहार में देने के लिए लेकर आया। टोकनी में रखकर सावित्री ने निकट ही बैठा ला। भोला चमड़े का बाजार गिरने का हाल बतलाने लगा। मन्ना पासी चौगड़े 3-4 शिकार कर लाया था। अंबिका दत्त मांस खाते थे। सावित्री को भी अरुचि न थी, सिर्फ स्नेह शंकर जी उत्तेजक समझकर न खाते थे। इन दोनों के लिए उन्होंने स्वयं राय दी थी। मन्ना लगभग सेर भर मांस महुए के पत्ते के दोने में ले आया और द्वार पर सदर्प भौजी भौजी की निर्भीक आवाज लगाई। सावित्री ने उसे बुलाया। मन्ना ने भीतर आकर भौजी के हाथ पर हंसते हुए मांस का दोना रख दिया। मांस की ओर देखकर शोभा ने ऐसी मुद्रा बनाई कि स्नेह शंकर समझ गए इसने मांस कभी नहीं खाया, इसलिए घृणा करती है। हंसकर पास बुला कहने लगे, आज हमारा तुम्हारा अलग चूल्हा दग जाए, हम तुम्हारे दल में हैं। क्या दीदी खाती हैं? भयभीत दृष्टि से सावित्री की ओर देखते हुए अलका ने पूछा। हाँ, रोज बाजार से बकरा आता था, तुम्हारे आने से बंद था। अब यदि कहो आज से श्री गणेश हो। क्यों, दीदी से अब विशेष सहानुभूति नहीं रही? अलका कुछ पग पिता की ओर बढ़ गई। मुझे डर लगता है। इसने शंकर हंसने लगे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 5 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।